जय हिंद। हम पढ़ रहे थे पादपों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें पिछले वीडियो में हमने जड़ के बारे में, रूट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं समझेंगे तब तक आपको ऊपर का भाग, तना हो गया, लीफ हो गया, इसके अलावा फ्लावर हो गया, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जड़ को समझिए, मूल को समझिए, इसके बाद आपको स्टेम समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेम, जिसको हिंदी में कहा जाता है तना। तो आज हम तना को विस्तार पूर्वक समझेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा क्या, जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए आज का टॉपिक है स्टेम, तना, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो स्टेम है उसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्तंभ, प्रारोह और शूट। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम रूट से लेकर शूट तक स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में रूट से लेकर शूट तक, कहने का मतलब जड़ से लेकर जितने भी पेड़ पौधों के भाग हैं उन सभी का स्टडी करेंगे इस सीरीज में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, और नाम हो गया स्तंभ, प्रारोह और शूट, और इसको इंग्लिश में स्टेम तो कहते ही हैं। अब जो ये शूट होता है, जो तना होता है, ये बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर मतलब जो बीज का ऊपरी वाला सिरा है, जो बीज का ऊपरी वाला सिरा है उसको प्रांकुर कहते हैं, इंग्लिश में पल्मूले कहते हैं। और जो अंदर का भाग होता है बीज का, उसको मूलांकुर कहते हैं, इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। जो पल्मूले वाला भाग है इसी से तना बनता है, तने का विकास होता है। और जो मूलांकुर वाला भाग है इसी से जड़ का विकास होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो तना है उसी से शाखाएं विकसित होते हैं, कई ब्रांच बनते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर है, फूल है, वो भी बनता है, जो पत्ती है वो भी बनता है, और फल, बीज, ये सब तने का ही भाग है, तने से ही बनते हैं। अब देखिए, जो तना होता है उसमें बड्स होते हैं। अब ये नया शब्द बड्स कहां से आ गया? तो बड्स को हिंदी में कल्लिका कहते हैं। ये कल्लिका क्या होता है? देखेंगे, जो स्टेम होता है, जो ये स्टेम होता है, उसमें जहां से पत्ती निकलते हैं उसी से इस प्रकार का एक हरे कलर का, ग्रीन कलर का नोक निकलता है, नुकीला भाग निकलता है। उस नुकीले भाग को ही बड्स कहते हैं। और जिसमें पत्तियां नहीं निकलते हैं तो उसमें भी बड्स निकलते हैं। तो ऐसे स्टेम देखेंगे आप, ऐसे स्टेम, तो इस स्टेम में क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोला गोला गांठ पाया जाएगा, उस गांठ से ऐसे बड्स निकल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बड्स कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कल्लिका कहते हैं। अब जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें पर्व संधियां पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। तो जहां से पत्ती निकलता है, ये देखेंगे, जहां से पत्ती निकलता है तो वहीं पास एक छोटा सा गांठ पाया जाता है। उसी गांठ को नोड्स कहते हैं। उस गांठ को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और जिसमें पत्तियां नहीं होता तो ये जो गांठ है उसी को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, बड्स और नोड्स। अब देखिए, जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें तीन शब्द आते हैं। एक होता है फोटोट्रॉफिक, दूसरा होता है जियोट्रॉफिक, और तीसरा होता है हाइड्रोट्रॉफिक। तो फोटोट्रॉफिक को हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्ती। कहने का मतलब, क्या जो तना होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है? तो हां, बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा?
धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। जो तना होता है वो क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। अब दूसरा शब्द आता है जियोट्रॉफिक। तो जियोट्रॉफिक को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती। तो क्या जो तना होता है वो जमीन के अंदर की ओर जाता है? तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव जियोट्रॉफिक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब अगला शब्द आता है हाइड्रोट्रॉफिक। तो हाइड्रोट्रॉफिक को कहते हैं जलानुवर्ती। तो जमीन के अंदर पानी होता है, तो क्या तना पानी के अंदर जाता है, जमीन के अंदर घुसकर पानी तक पहुंचता है? तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक, ऋणात्मक जलानुवर्ती। तो ये आपको समझ में आया होगा, फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक। अब जो स्टेम होते हैं, जो तना होते हैं, तो उसमें स्टेम हेयर पाया जाता है, तना रोम पाया जाता है, स्तंभ रोम पाया जाता है। इसके अलावा जो तना होता है उसमें उत्पन्न होती हैं शाखाएं, वो बहिर्जात होता है। बहिर्जात का मतलब तने से बाहर की ओर शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस कहते हैं बहिर्जात को। तो जो शाखाएं निकलते हैं तना से वो बहिर्जात होती हैं। अब जो तना होता है वो यदि युवा अवस्था में है तो युवा तना जो है हमेशा हरा होता है, और युवा तने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा तना के बारे में। इसमें देखिए, ये जमीन है, जमीन के अंदर चला गया जो भाग पेड़ का उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और जमीन के बाहर जो चला गया भाग उसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। सूट का मतलब आवरण। आवरण में क्या? स्टेम भी आ जाएगा, पत्ती भी आ जाएगा, फल भी आ जाएगा, फूल भी आ जाएगा। ये सब किसके भाग होते हैं? सूट के भाग होते हैं। चलिए अब समझते हैं तने के प्रकार को, टाइप्स ऑफ स्टेम को। देखिए, जो स्टेम है, जो तना है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊर्ध्व शीर्षी तने और दूसरा होता है दुर्बल तने। ऊर्ध्व शीर्षी तने किसको कहेंगे? तो ऐसे तने जो कठोर होता है, जो मजबूत होता है, जो जमीन पर सीधा खड़ा रह सकता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्व शीर्षी तने। और जो दुर्बल तने हैं, ऐसे तने जिनका तना कोमल होता है, कठोर नहीं होता है, काष्ठ विहीन होता है, उसमें लकड़ी नहीं पाया जाता, वह जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो सकता, तो ऐसे तने को दुर्बल तने कहते हैं। अब जो ऊर्ध्व शीर्षी तने हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है इरेक्ट स्टेम, और जो दुर्बल तने हैं उसको कहा जाता है वीक स्टेम। अब देखिए, जो ऊर्ध्व शीर्षी तने हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शाकी और दूसरा होता है काष्ठी। तो शाकी कैसे तने को कहेंगे? शाकी तने हमेशा हरा होता है, कोमल होता है और काष्ठ विहीन होता है, इसमें लकड़ी नहीं पाया जाता। ठीक है। और काष्ठी किसे कहेंगे? ऐसे तने जो लंबा होगा, जो कठोर होगा, जो मजबूत होगा और जिसमें लकड़ी वाला भाग होगा, काष्ठ युक्त होगा, तो इसको कहा जाता है काष्ठी तने। इसको इंग्लिश में कहेंगे हर्ब्स स्टेम और इसको कहेंगे वुडी स्टेम। देखिए, शाकी जो स्टेम है, जो तना है, उसका उदाहरण है गेहूं, धान, केला। गेहूं में देखे होंगे क्या लकड़ी होता है? नहीं होता। उसका भाग कोमल होता है? हाँ होता है। ये हरा होता है? हाँ हरा होता है। सेम इसी प्रकार से केला में क्या लकड़ी होता है? तो नहीं होता है। कोमल होता है? हाँ कोमल होता है। हरा होता है? तो हाँ हरा होता है। तो ये क्या हो गया? शाकी हो गया। इसके अलावा जो काष्ठी है, तो काष्ठी को देखिए, काष्ठी लंबा होगा, कठोर होगा, मजबूत होगा और इसमें लकड़ी वाला भाग होगा।
तो देखिए जो काष्ठी है उसको फिर दो भाग में बांटा गया है, एक है झाड़ी और दूसरा है वृक्ष। झाड़ी को सर्ब कहेंगे इंग्लिश में और वृक्ष को ट्रीज कहेंगे। तो देखिए झाड़ी ऐसे तने जिनका जड़ से जमीन से 4-5 शाखाएं एक साथ निकलते हैं तो उनको कहते हैं झाड़ी। और जो वृक्ष है उसका जमीन से एक ही तना बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं वृक्ष। ये अंतर को समझिएगा। जो झाड़ है वो कैसा होगा, जमीन से कई प्रांकुर निकलेंगे और कई शाखाएं निकलेंगे, उसको कहेंगे झाड़। और जो वृक्ष है तो उसमें एक ही तना, एक ही प्रांकुर निकलेगा जमीन से, तो उसको कहते हैं वृक्ष। जो झाड़ है उसका उदाहरण कनेर है, गुलाब है, अकवन है। और जो वृक्ष है उसका उदाहरण है नारियल, पीपल, नीम। तो ये चीज समझे में आया होगा। अब देखिए जो दुर्बल तने हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विसर्पी और दूसरा है तलसर्पी। विसर्पी को कहते हैं क्रीपर्स और जो तलसर्पी है उसको कहते हैं ट्रायलिंग। विसर्पी मतलब ये जमीन पर होगा, मान लो ये जमीन है देखिए, तो ये जमीन पर कुछ इस प्रकार से ये तना होगा, ये स्टेम होगा और बीच बीच में इसके ऐसे रूट निकले होंगे। क्या निकले होंगे? मूल निकले होंगे। तो इसको कहते हैं विसर्पी। ये जमीन पर लेटा हुआ रहता है, सीधा नहीं खड़ा हो सकता। जैसे दूब घास देखेंगे, ब्राह्मी देखेंगे, तो उसमें बीच बीच में इस प्रकार से जड़ निकला होता है। दूसरा है तलसर्पी, ट्रायलिंग। तो ये कैसा होता है? ये भी जमीन पर ही होता है, ऐसे होगा जमीन पर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बीच बीच में जड़ नहीं होता है। जैसे आप मटर का तना देखे होंगे, शंख पुष्पी का देखे होंगे तना, तो ये आपको प्रकार समझ में आया होगा, तने का प्रकार। चलिए अब समझते हैं तने का रूपांतरण कितने भागों में होता है। तने के रूपांतरण को इंग्लिश में कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे कितने भागों में होता है, तने का रूपांतरण, तना कितने भागों में रूपांतरित होता है। तो देखिए जो तना है वो 3 भागों में रूपांतरित होता है। पहला है भूमिगत तने, दूसरा है वायवीय तने और तीसरा है अर्धवायवीय तने। भूमिगत तने को इंग्लिश में कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, वायवीय तने को इंग्लिश में कहेंगे एरियल स्टेम और अर्धवायवीय तने को कहेंगे सब एरियल स्टेम। ये कैसे स्टेम है? तो देखिए ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाया जाता है तो उसको कहेंगे भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसे तने जो जमीन के ऊपर वायु भाग में पाया जाता है, जमीन के ऊपर पाया जाएगा तो उसमें हवा तो लगेगा, तो ऐसा तना जिसमें हवा लगता है, हवा के संपर्क में रहता है, तो उसको कहा जाता है वायवीय तने। इसको इंग्लिश में कहेंगे एरियल स्टेम। अब देखिए तीसरा है अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तने आधा भाग जमीन के अंदर और आधा भाग जमीन के ऊपर, तो इसको कहेंगे अर्धवायवीय तने। ऐसे तने जिसका आधा भाग जमीन के अंदर होता है और आधा भाग जमीन के ऊपर हवा के संपर्क में होता है, तो ऐसे तने को कहा जाता है अर्धवायवीय तने, सब एरियल स्टेम। तो ये तीनों प्रकार आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए जो ये भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है कंद, दूसरा है प्राकंद, तीसरा है घनकंद और चौथा है सल्क कंद। पहला कौन सा है? कंद, दूसरा प्राकंद, तीसरा घनकंद और चौथा सल्क कंद। तो ऐसा तना जिसमें खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में होती है और इनका आकार गोल होता है। जैसे इसका उदाहरण है आलू और ओल, ठीक है। तो ये आलू, लोग सोचते हैं कि आलू जड़ है, तना नहीं है, लेकिन इसमें तो प्रांकुर निकलता है, तो ये
जड़ कैसे हो सकता है? यहां आलू देखेंगे तो ये देखिए, यहां से क्या होता है आलू में, यहां से प्रांकुर निकलता है, पलमूले निकलता है। तो पलमूले निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तना है, इसमें नोड है, गांठ है। देखिए नोड से पर्व निकल रहा है, बड निकल रहे हैं। तो ये क्या है? ये तना है, जड़ नहीं है। अब दूसरा चीज आता है, तो दूसरा चीज है प्रकंद। तो ऐसे तने जिसमें गांठ पाए जाते हैं, जैसे कि अदरक और हल्दी। तो अदरक देखे होंगे, हल्दी देखे होंगे। देखिए ये जो अदरक है, इसमें कितने गांठ हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी बहुत सारे गांठ हैं। तो जिसमें बहुत सारे गांठ हो और गांठ से अलग से क्या निकल रहा हो? बड निकल रहा हो, प्रांकुर निकल रहा हो, अंकुर निकल रहा हो, तो वो क्या है? वो तना है, जड़ नहीं है। लोग अदरक को भी जड़ समझते हैं, लेकिन अदरक जड़ नहीं है। अदरक क्या है? तना है। तो ये आपको समझ में आया होगा, प्रकंद। अगला है घनकंद। तो घनकंद नाम से स्पष्ट है, घन मतलब घना, पास, और कंद। तो इसमें क्या होता है? इसमें गांठ घना होता है। तो इसका उदाहरण है अरबी और जिमीकंद। अरबी में देखेंगे बहुत पास में क्या होता है? गांठ होता है। 1 मिनट में आपको अरबी दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो अरबी है, अरबी में कितने पास में गांठ है। देखिए 1 गांठ, 2 गांठ, इधर 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ, 6 गांठ, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बहुत पास में क्या है? गांठ है। तो ये किसका उदाहरण होगा? घनकंद का। और ये तना है, ये जड़ नहीं है। अरबी को भी बहुत लोग जड़ समझते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है। ये क्या है? ये तना है। कैसा तना? भूमिगत तना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला बचता है सल्ककंद। तो सल्ककंद में क्या होता है? सल्ककंद में पानी की मात्रा अधिक होती है, और ये इसको यदि सल्ककंद को देखोगे तो ये कटोरी के आकार का होता है, परत बाई परत पत्ती के समान होता है, उसी में जल भरा होता है। उदाहरण के लिए प्याज और लहसुन। प्याज को भी बहुत लोग क्या मानते हैं? जड़ मानते हैं, लेकिन प्याज क्या है? स्टेम है, तना है, वो जड़ नहीं है। प्याज देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये प्याज है। तो प्याज से क्या निकल रहा है? तना निकल रहा है। प्याज का जड़ देखेंगे नीचे होता है, इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। ये क्या है? ये जड़ है। तो प्याज का जड़ नीचे होता है, ये एक बीज पत्री पौधा होता है। देखिए रेशेदार जड़ होता है प्याज का, और ये पूरा भाग क्या है? ये तना है। किसका उदाहरण है? सल्ककंद का। तो ये आपको समझ में आया होगा, भूमिगत तने, जिसके कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला है कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा घनकंद, चौथा सल्ककंद। कंद के उदाहरण आलू और ओल। ओल समझते हैं? ओल जिसको आप सूरन कहते हैं, सूरन को ही क्या बोलते हैं? ओल कहते हैं। और प्रकंद का उदाहरण अदरक, हल्दी। घनकंद का उदाहरण अरबी, जिमीकंद। और सल्ककंद का उदाहरण प्याज और लहसुन। अब दूसरा देखिए, दूसरा है वायवी तने। तो ऐसे तने जो हवा के संपर्क में होता है उसको क्या कहते हैं? वायवी तने। तो यहां देखिए ये कैसा होता है? इसका पहला प्रकार है, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है वायवी तने को। तो देखिए पहला है स्तंभ प्रतान। तो जो स्तंभ प्रतान है तो ये कैसा होता है? तो देखिएगा स्तंभ प्रतान ये ऐसे होगा, बिल्कुल स्तंभ प्रतान, ठीक ना। स्तंभ प्रतान में इसका जो बड होगा, बड से क्या होगा? बड से कुंडली नुमा संरचना होगा। कहने का मतलब जो ये बड है उससे इस प्रकार का संरचना निकलेगा, जैसे इसका उदाहरण है अंगूर। अब अगला है स्तंभ शूल। तो इससे क्या होता है? जहां से पर्ण संधि होता है तो वहां से कांटे निकल जाते हैं। किसमें? स्तंभ शूल में। इसका उदाहरण है नींबू। नींबू में देखेंगे जहां से पत्ती निकलेगा वहीं से कांटा निकलता है।
ठीक है, तो ये स्तंभ शूल का उदाहरण हो गया। अगला है परलाभ स्तंभ। तो परलाभ स्तंभ कैसा होता है? ऐसा तना जिसका आकार पत्ती के समान होता है, ये पत्ती के समान चपटा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? परलाभ स्तंभ। इसका उदाहरण है नागफनी। नागफनी का पौधा देखे होंगे, कैसा होता है? चपटा होता है, उसका तना चपटा हो जाता है, तो इसको कहते हैं परलाभ स्तंभ। अगला है परलाभ पर्व। तो परलाभ पर्व ऐसा तना जिसका मुख्य तने से जो ब्रांच निकलेंगे वो पत्ती के समान रहेंगे, तो उसको कहा जाता है परलाभ पर्व। इसका उदाहरण है सतावर। अब अगला आता है पत्र प्राकल्लिका। पांचवा है पत्र प्राकल्लिका। तो ये कैसा होता है? तो ऐसा तना जो भोजन संग्रह करके बहुत मांसल हो गया हो, बहुत मोटा हो गया हो, तो ऐसे तने को कहते हैं पत्र प्राकल्लिका तना। इसका उदाहरण है रतालू। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिए, वायवी तने का एरियल स्टेम का पहला है स्तंभ प्रतान, इसका उदाहरण है अंगूर। दूसरा है स्तंभ शूल, इसका उदाहरण है नींबू। तीसरा है परलाभ स्तंभ, इसका उदाहरण है नागफनी। चौथा है परलाभ पर्व, इसका उदाहरण है सतावर। और पांचवा है पत्र प्राकल्लिका, इसका उदाहरण है रतालू। देखिए, आप समझते हैं तीसरे प्रकार को अर्धवायवी तने, जिसमें आधा भाग वायु के संपर्क में था और आधा भाग जमीन के अंदर था। तो देखिए, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी मतलब जमीन के ऊपर स्टेम है, तना है, और जो स्टेम है जमीन के ऊपर, उसी से क्या निकल रहे हैं? जड़ निकल रहे हैं, तो उसको कहते हैं ऊपरी भूस्तरी। इसका उदाहरण है दूब घास। अगला है अंतः भूस्तरी। कहने का मतलब जमीन के अंदर तना है और उस तने से क्या निकल रहा है? तना निकल रहा है। जमीन के अंदर एक भाग है तना का और उसी से बड बनते हैं और उसी से अंदर से ही तना निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं अंतः भूस्तरी। इसका उदाहरण है पुदीना। अगला देखिए, तीसरा है भूस्तारिका। भूस्तारिका ये जली पौधों में होता है। इसका जो तना है वो जल के ऊपर तैरता रहेगा और उस जल में क्या निकल जाएगा? जड़ निकल जाएगा, तो इसको कहा जाता है भूस्तारिका। इसका उदाहरण है जलकुंभी। अगला है भूस्तारी। तो भूस्तारी में कैसा होता है? भूस्तारी में देखिए, ये मान लो क्या है? तना है, इससे क्या निकला? इससे एक तना निकला। ये तना कुछ भाग वायु के संपर्क में रहेगा, फिर वायु के संपर्क में रहकर फिर ये जमीन के अंदर चला जाएगा, तो इसको कहा जाता है भूस्तारी। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तो यह समझ में आया होगा अर्धवायवी तने। पहला है, देख लीजिए एक बार, ऊपरी भूस्तारी, उदाहरण है दूब घास। दूसरा है अंतः भूस्तारी, उदाहरण है पुदीना। तीसरा है भूस्तारिका, इसका उदाहरण है जलकुंभी। और चौथा है भूस्तारी, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। चलिए अब आगे देखते हैं तने की आकृति, शेप ऑफ स्टेम्स। तो शेप ऑफ स्टेम्स कितने प्रकार के होते हैं? तने की आकृति कैसी कैसी होती है, बनावट कैसी कैसी होती है? तो देखिए, सबसे पहला है बेलनाकार। बेलनाकार को इंग्लिश में कहेंगे साइलेंड्रिकल। साइलेंड्रिकल ये साइलेंड्रिकल जो है बेलनाकार, लगभग सभी प्लांटों का होता है तना बेलनाकार, ठीक है, गोल होता है। अब देखिए, दूसरा है खांचेदार। खांचेदार इसको इंग्लिश में कहेंगे रिबेड। तो जो खांचेदार है, तो ऐसी तना जिसमें बीच बीच में क्या हो? खांचा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? खांचेदार रिबेड स्टेम। इसका उदाहरण है केजुराइना। केजुराइने के पेड़ में ऐसा खांचेदार तना पाया जाता है। अब अगला है, देखिए चपटा। तीसरा, चपटा को इंग्लिश में फ्लैट कहेंगे। तो ऐसा तना जिसका आकार कैसा हो? चपटा हो, उदाहरण के लिए नागफनी। और जो चौथा है वो है संधित। संधित मतलब ज्वाइंटेड।
कहने का मतलब ये जो तना है, ठीक है, ये तना है, तो बीच बीच में क्या होगा, इसके ज्वाइंट होगा। तो ऐसा तना किसमें होता है, गन्ना में, बांस में। तो ये हो गया। अगला देखिए, पांचवा है त्रिकोणी, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर। ऐसा तना जिसके तने में 3 कोण हो तो उसको कहेंगे त्रिकोणी तने, ट्रायंगुलर स्टेम। इसका उदाहरण क्या है, साइप्रस। छठवां देखिए, छठवां है चतुष्कोणी। तो चतुष्कोणी को इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर, चतुष्कोणी। ऐसा तना जिसमें 4 कोर हो, 4 कोर वाली तना को कहा जाता है चतुष्कोणी। इसका उदाहरण है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का जो तना होता है उसमें 4 कोर होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहला है बेलनाकार, लगभग सभी प्लांटों में ये पाया जाता है। और दूसरा खांचेदार, ये केजुराइना में होता है। चपटा, ये नागफनी का होता है। संधित मतलब जिसमें ज्वाइंट होता है, तो ये गन्ना में होता है, बांस में होता है, मक्का में होता है, ठीक है। इसके अलावा त्रिकोणी तो ये साइप्रस में होता है, और चतुष्कोणी ये तुलसी में होता है। चलिए अब समझते हैं तने के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम को, कि तने के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए, पहला कार्य है अवशोषित जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जल का अवशोषण कहां से होता है, जड़ से होता है। जड़ से जल का अवशोषण हुआ तो उसको प्रत्येक भाग तक, कहने का मतलब पत्ती हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, तो सभी भागों तक जल पहुंचाने का काम कौन करता है, तना करता है, स्टेम करता है। दूसरा है निर्मित भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब भोजन का निर्माण कौन करेगा, तो भोजन का निर्माण पत्ती करता है, और पत्ती में भोजन का निर्माण होने के बाद जड़ हो गया, फल हो गया, और विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाता कौन है, तना पहुंचाता है। अब अगला कार्य है पत्ती पुष्प फल को धारण करना। तना पत्ती, फूल और फल इन सब को धारण करके रखता है। अगला कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अभी आपने पढ़ा कि जो युवा तना होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। हरा होता है मतलब उसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल उपस्थित है, और उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है तो उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये भोजन भी बना लेता है तना। देखिए जो अगला है, अगला कार्य तने का, तो वह तना प्रतान के रूप में रूपांतरित होता है। तो इससे क्या होता है, जो दुर्बल तने हैं तो उसको सहारा मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे ये दुर्बल तना है तो जहां से पत्तियां निकलते हैं वहां स्प्रिंग जैसे संरचना देखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, तना प्रतान, जिससे दुर्बल तने ऊपर की ओर चढ़ती हैं, उनको सहारा मिल जाता है। अगला कार्य है कांटे के रूप में रूपांतरित। तो बहुत सारे पेड़ हैं जिनके जो तना है वो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो जानवर हैं, जो पशु हैं, तो उससे उसकी सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा अगला काम है जल संग्रहण का काम। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, तो इनके अंदर जल को स्टोर करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है तना। अगला काम है भोजन संग्रहण का। तो बहुत सारे तना जो भूमिगत होते हैं, वायवी होते हैं, अर्धवायवी होते हैं, तो जो मांसल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वो भोजन संग्रहण करके मांसल हो जाते हैं। भोजन संग्रहण का कार्य भी तना करता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ स्टेम, तने के कार्य। आई होप कि आज का टॉपिक जो स्टेम था, जो तना था, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।